नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आप सब लोगों का स्वागत है बायजूस एग्जाम प्रेप यूट्यूब हिंदी प्लेटफॉर्म पे। तो संडे का फंडे सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3 फेज ऑल्टरनेटर को। तो 3 फेज ऑल्टरनेटर को मैं बेसिकली आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से 3 फेज ऑल्टरनेटर काम करता है। अब मेरे पास यहाँ पे एक आइसोलेटेड ऑल्टरनेटर है। एक होते हैं आपके वो ऑल्टरनेटर जो इनफाइनाइट बस से कनेक्ट होते हैं और एक वो होते हैं जो आइसोलेटेड होते हैं। जो ऑल्टरनेटर इनफाइनाइट बस से कनेक्ट होते हैं उनको आप स्पीड को नहीं चेंज कर सकते हो। आइसोलेटेड ऑल्टरनेटर में स्पीड को भी चेंज कर सकते हो, फ्लक्स को भी चेंज कर सकते हो, फील्ड फ्लक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो इस सीरीज में दो मेरे वीडियोज आएंगे। एक वीडियो में मैं आपको आउटर जो बाहर से जो हम देख सकते हैं ऑल्टरनेटर को वो हम देखेंगे, और एक जो अगली नेक्स्ट सीरीज आएगी मेरी उसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, बट उसमें हम ऑल्टरनेटर को खोल के देखेंगे कि ऑल्टरनेटर के अंदर कंपोनेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा देखते हैं। बट देखने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, जरा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से मेरा 3 फेज ऑल्टरनेटर जो है वो काम करता है। तो यहाँ पे आप जरा देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ प्राइम मूवर। तो ये जो प्राइम मूवर है ये मेरे पास सिंगल फेज मोटर है। तो सिंगल फेज मोटर मेरा प्राइम मूवर का काम कर रही है और ये 2 HP की मोटर है। मतलब मैंने ज़्यादा हैवी लोड इसलिए नहीं रखा बिकॉज मुझे एक्सपेरिमेंट पर्पज के लिए चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा इसको हैवी मोटर नहीं रखी है। ठीक है, तो ये इसको मैं सिंगल फेज सप्लाई देता हूँ क्योंकि मेरे घर में या जहाँ पे भी मेरी जहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ वहाँ पे मेरे पास सिंगल फेज सप्लाई ही अवेलेबल है। हालांकि 3 फेज भी है, बट मैंने सिंगल फेज, क्योंकि जनरली हर जगह सिंगल फेज सप्लाई होती है तो मैंने सिंगल फेज लगाई है। ये इसका कैपेसिटर है, बेसिकली 2 कैपेसिटर है। एक कैपेसिटर खराब हो गया तो एक कैपेसिटर से अभी ये चल रही है, 2 कैपेसिटर से सेल स्टार्ट करने में थोड़ा जल्दी ज़्यादा टॉर्क पैदा होता है। तो खैर फिलहाल ये एक कैपेसिटर है। तो अब जरा आइए यहाँ पे, अब जरा देखिए ये वाला हिस्सा मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो ऑल्टरनेटर है इसमें रोटर मेरा रोटेट कर रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसके अंदर भी ये रोटर मेरा रोटेट कर रहा है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे फील्ड पैदा करनी है। अब इसमें एक्सटर्नल कहीं पे भी फील्ड नहीं है। इसमें क्या है, बेसिकली यहीं से हम फील्ड फ्लक्स पैदा करते हैं। जैसे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम अलग से एक बैटरी लगा दें और बैटरी से परमानेंट मैग्नेट बनाई जाए, क्योंकि आप जानते हो कि ऑल्टरनेटर जो होता है 3 फेज ऑल्टरनेटर उसमें परमानेंट मैग्नेट होती हैं। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के, परमानेंट मैग्नेट मतलब हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, मतलब डीसी वाली होती है, परमानेंट पोल वाली मैग्नेट हम लोग बनाते हैं। तो उसके लिए हमें डीसी सप्लाई चाहिए। या तो आप ये कर सकते हो कि आप जो है बैटरी का इस्तेमाल कर सकते हो, बट बैटरी बहुत कॉस्टली पड़ जाती है क्योंकि इतनी महंगी मेरी मोटर नहीं होगी जितनी महंगी मेरी बैटरी आ जाएगी। तो इसलिए बैटरी का मेंटेनेंस भी होता है। इसीलिए हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगाया है। मतलब जो इसकी आउटपुट आएगी उसी को हमने रेक्टिफाई करके और वापस से आपके जो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल उनके अंदर हमने इसको प्रोवाइड कर दिया। जरा देखिए दोस्तों कैसे होता है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से वोल्टेज बनती है। और यहाँ पे देखो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये ट्रांसफार्मर इसलिए है बिकॉज ये बेसिकली हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करेगा। और उसके बाद आउटपुट जो आएगी, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ऊपर से दिखाएं, जो आउटपुट आएगी ये ब्रिज रेक्टिफायर है बेसिकली। और इसमें 2 डायोड मैंने सीरीज में लगा रखे हैं। 2 डायोड इसलिए लगा रखे हैं बिकॉज हाई वोल्टेज ड्रॉप को हैंडल कर सकें ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हो हर उसमें 2 डायोड हैं। ये 3 फेज की अगर आप सप्लाई देखोगे तो ये मेरे पास 3 फेज की सप्लाई है। ये ए फेज है, ये बी फेज है, ये सी फेज है। ये ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन हो गया है मेरे पास 12 वोल्ट की सप्लाई बनेगी यहाँ से। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ट्रांसफार्मर की टर्न्स को मेंटेन किया हुआ है। तो ये मेरे पास सप्लाई आई और उसके बाद जो डीसी आउटपुट है वो इन दोनों वायर से है। ठीक है, और ये जो डीसी आउटपुट है ये मेरी गई है परमानेंट मैग्नेट में। ठीक है, जो मेरा नॉर्थ एंड साउथ पोल है। अब जरा देखिए, इसमें मैं आपको अंदर से दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे 2 स्लिप रिंग आपको नजर आ रही होंगी, 2 स्लिप रिंग नजर आ रही होंगी। तो 2 स्लिप रिंग होने का मतलब क्या है, 2 स्लिप रिंग होने का मतलब है कि यहाँ पे डीसी सप्लाई गई है। इसका मतलब रोटर पे आपका डीसी है, क्योंकि 2 स्लिप रिंग का मतलब अगर रोटर पे एसी होता तो 3 फेज होते, तो इसका मतलब 3 स्लिप रिंग होनी चाहिए थी। बट फिलहाल तो यहाँ पे कितनी स्लिप रिंग है बताओ, केवल 2 ही स्लिप रिंग है। इसका मतलब रोटर में जो सप्लाई गई है वो डीसी गई है इसमें। ऐसा हैवी ऑल्टरनेटर में नहीं होता है, जो लार्ज ऑल्टरनेटर होते हैं उनमें। फिलहाल खैर इसमें ऐसा है। नेक्स्ट जरा देखिए, अब जरा मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ। जरा देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे रोटर जो है वो रोटेट कर पा रहा है इजीली। ठीक है, रोटर रोटेट कर पा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरा रोटर है और ये मेरा स्टेटर पार्ट है। ये मेरे पास स्टेटर पार्ट है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरा बाहर वाला स्टेटर पार्ट। आप थोड़ा सा अगर इधर से दिखा सकें सब लोगों को, और थोड़ा सा पीछे से अगर आप दिखाएं
तो ये मेरा स्टेटर पार्ट है दोस्तों, और अब स्टेटर पार्ट में आपकी AC सप्लाई है। स्टेटर से हम डायरेक्ट 3 फेज की सप्लाई लेते हैं। रोटर में यहाँ पे हम DC दे रहे हैं, आप स्लिप रिंग से देख भी सकते हो, 2 ही स्लिप रिंग लगी है। अगर AC होती तो 3 या मैक्सिमम 4 स्लिप रिंग होनी चाहिए थी, स्टार या डेल्टा कनेक्शन के लिए अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर आप ऊपर आके देखें तो यहाँ पे जो मैंने डायोड लगाए हैं, इन डायोड की जगह अगर मैं थायरिस्टर लगा देता या इनके सीरीज में, या जो आउटपुट मेरी आई है इसके सीरीज में मैं रियोस्टेट लगा दूं तो मैं फील्ड को वेरी कर सकता हूं। या फिर डायोड की जगह अगर मैं थायरिस्टर का इस्तेमाल करूं तो भी मैं फील्ड सप्लाई को वेरी कर सकता हूं, फील्ड के एम्पलीट्यूड को वेरी कर सकता हूं। दूसरी बात ये, फील्ड वेरी करने से मेरी रिएक्टिव पावर जो है, पावर फैक्टर जो है, वो सब मेरा वेरी हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर आप यहां से देखें मोटर से मैं स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं। यहां पे मैं फील्ड को कंट्रोल कर रहा था, यहां से मैं स्पीड को कंट्रोल कर सकता हूं। स्पीड कंट्रोल करने से मेरी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी कंट्रोल होगी, और कई सारी चीजें जो है वो स्पीड पे डिपेंड करती हैं। प्राइम मूवर का जो टॉर्क है, अगर मैं प्राइम मूवर की पावर को बढ़ा दूं, ये मेरा प्राइम मूवर है, अगर मैं पावर को बढ़ा दूंगा स्पीड को सेम रखते हुए तो मैं आउटपुट पावर भी ज्यादा ले सकता हूं। अब यहां से आप देख सकते हो मैंने जो 3 फेज की सप्लाई ली है वो मैं डायरेक्ट यहां से ले रहा हूं। आप देखिए यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लगाए हैं। तो अब आउटपुट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो आउटपुट है ये ट्रांसफॉर्मर के थ्रू नहीं आई है, ये डायरेक्ट 3 फेज की आउटपुट आई है। अगर मुझे ट्रांसफॉर्मर के थ्रू आउटपुट लेनी होगी तो मैं यहां से लूंगा आउटपुट। अगर मुझे लो वोल्टेज आउटपुट लेनी है 3 फेज की तो लो वोल्टेज 3 फेज की आउटपुट मैं यहां से लूंगा। ठीक है, तो यहां से भी मैं आउटपुट ले सकता हूं। यहां पे मैंने 4 वायर लिए हैं। अब ये 4 वायर मेरे जो है ये मेरी आउटपुट है जो मैं लोड पे कनेक्ट करूंगा। 3 फेज का अल्टरनेटर मेरा ये। अब आइए यहां पे जरा देखिए, ट्रांसफॉर्मर जो है ये मेरा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे एक वाइंडिंग है, इसी के ऊपर दूसरी वाइंडिंग लगा रखी है। एक प्राइमरी है तो दूसरी मेरी सेकेंडरी होगी, एक प्राइमरी है तो दूसरी सेकेंडरी है। इस तरह से हमने ये 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर बना रखा है, कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। यही कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर अगर मैं आपको दूसरा दिखाना चाहूँ तो मेरे पास एक और ट्रांसफॉर्मर है कोर टाइप, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। तो बट ये थोड़ा अलग है। अगर आप इन दोनों में फर्क देखोगे तो इन दोनों में फर्क यह है कि इसमें क्या है, एक वाइंडिंग पहले लगाई है, उसके ऊपर दूसरी वाइंडिंग है, जबकि इसमें अलग अलग है। इसमें अलग अलग है, एक नीचे एक ऊपर है। इसमें क्या है बताओ, पहले एक वाइंडिंग लपेटी गई है, उसके ऊपर ही दूसरी वाइंडिंग लपेटी गई है। ठीक है, तो दोनों में वाइंडिंग में फर्क है यहाँ पे, बट इससे ज्यादा कुछ खासा फर्क नहीं पड़ेगा। लीकेज फ्लक्स पे थोड़ा बहुत असर पड़ता है इससे, बट इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता, ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हमारा जो ऑल्टरनेटर होता है। अब आप बोलोगे कि सर जो मेरी सप्लाई है DC सप्लाई, भाई शुरू में तो आउटपुट आती नहीं है, तो शुरू में जब ये घूमता है तो बहुत ही कम वोल्टेज होती है जो इसकी आउटपुट बनती है उसमें बहुत, क्योंकि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म की वजह से बहुत ही कम वोल्टेज आती है। लेकिन जैसे से स्पीड, क्योंकि स्पीड तो एकदम बढ़ जाती है ना, जैसे से आपकी वो जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म से वोल्टेज बनी है वो वोल्टेज क्या करेगी, फील्ड को फिर से एनहेंस करना शुरू कर देगी। उसकी वजह से थोड़ी मोड़ी DC तो बनेगी, और थोड़ी मोड़ी DC बनेगी तो उससे जो पोल है वो और थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो उससे एक पॉजिटिव फीडबैक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और उससे क्या होता है, हमारी फील्ड की वैल्यू बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और जब फील्ड बढ़ेगी तो वोल्टेज भी मेरी बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए इसमें अक्यूमुलेशन प्रोसेस चलता है। जैसे आपने शंट जनरेटर पढ़ा होगा, DC शंट जनरेटर, तो जैसा उसमें होता है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस होता है इसके अंदर भी। तो आई होप आपको ये समझ आया। तो आज का जो वीडियो है दोस्तों, आज का जो सेशन है उसमें हम इतना ही करेंगे, एंड ऐसे ही वीडियोस आपको और मिलते रहेंगे। तो आप हमारे सेशन के साथ, आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों के साथ ये जरूर शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड में मैं इसको पूरा ओपन करके दिखाऊंगा, आपको रोटर का पार्ट दिखाऊंगा, और आपको स्टेटर वाला पार्ट भी मैं खोल के दिखाऊंगा कि स्टेटर कैसे होता है, इसमें रोटर कैसे होता है, वो दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के एपिसोड में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय।